India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालत में सुने गए केसों पर अपडेट देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस स्टेशनों में कार्यात्मक सीसीटीवी कैमरे सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन हलफनामे दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं तो मुख्य सचिवों को कोर्ट में उपस्थित होना होगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि केवल 11 राज्यों ने कोर्ट के प्रश्नों का जवाब दिया है और केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के संबंध में अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है और कहा है कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो संबंधित राज्य एजेंसियों के प्रमुख सचिव और निदेशक को कोर्ट में उपस्थित होना होगा और अपने पिछले आदेशों का पालन नहीं करने के कारण बताने होंगे। कोर्ट ने कहा कि वे 16 दिसंबर 2025 को इस मामले की फिर से सुनवाई करेगी और अगर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं किया तो उन्हें कोर्ट में उपस्थित होना होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के महत्व पर जोर दिया है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में भारतीय सेना के एक ईसाई अधिकारी के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है जिन्होंने अपनी यूनिट के धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है। मामले में लेफ्टिनेंट सैमुअल कॉमेलेसन ने अपनी यूनिट के मंदिर और गुरुद्वारे में धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने दावा किया था कि ये उनकी ईसाई धर्म की मान्यताओं के खिलाफ है, लेकिन सेना ने तर्क दिया कि उनके इनकार से यूनिट की एकता और सैनिकों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माला बागची की पीठ ने कहा, अगर किसी सेना अधिकारी का यही रवैया है तो फिर कहने को कुछ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी का व्यवहार सैनिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है और इस सेना के अनुशासन के खिलाफ है। अदालत ने कहा कि सेना एक धर्मनिरपेक्ष संस्थान है और अधिकारी को अपने सैनिकों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारी ने पादरी की सलाह को भी नजरअंदाज कर दिया, जिन्होंने कहा था कि धार्मिक स्थल में प्रवेश करना ईसाई धर्म के खिलाफ नहीं है। सेना ने तर्क दिया था कि अधिकारी का व्यवहार यूनिट की एकता और सैनिकों की भावनाओं को कमजोर करता है। कोर्ट ने सेना के तर्क को सही ठहराया और कहा कि अधिकारी की बर्खास्तगी जायज है। इस फैसले से ये स्पष्ट होता है कि सेना में अनुशासन और एकता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है और अधिकारियों को अपने सैनिकों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टर्लिंग बायोटेक मामले में 5,100 करोड़ रुपए के समझौते के बाद सीबीआई और ईडी के मामले रद्द कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक हित और सार्वजनिक धन की वसूली के लिए कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि एक बार जब कंपनी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूरी राशि का भुगतान कर दिया है तो मुकदमा चलाना अनावश्यक है। कोर्ट ने कहा कि समझौता सार्वजनिक हित में है और इससे बैंकों को अपने पैसे वापस मिलेंगे। मामले में व्यवसायी हेमंत हाथी और चेतन जयंतीलाल ने कई आपराधिक मामलों में राहत की मांग की थी। इन मामलों में वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप शामिल थे।
कोर्ट ने कहा कि समझौते के बाद सभी लंबित कार्यवाही रद्द की जाती है, जिसमें सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ और आयकर विभाग द्वारा दायर मामले शामिल हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह फैसला मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर लिया गया है और इसे भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टर्लिंग बायोटेक मामले में 5,100 करोड़ रुपए के समझौते के बाद सीबीआई और ईडी के मामले रद्द कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक हित और सार्वजनिक धन की वसूली के लिए कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि एक बार जब कंपनी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूरी राशि का भुगतान कर दिया है तो मुकदमा चलाना अनावश्यक है। कोर्ट ने कहा कि समझौता सार्वजनिक हित में है और इससे बैंकों को अपने पैसे वापस मिलेंगे। मामले में व्यवसायी हेमंत हाथी और चेतन जयंतीलाल ने कई आपराधिक मामलों में राहत की मांग की थी। इन मामलों में वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि समझौते के बाद सभी लंबित कार्यवाही रद्द की जाती है, जिसमें सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ और आयकर विभाग द्वारा दायर मामले शामिल हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह फैसला मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर लिया गया है और इसे भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हम जो भी करें, हमें समाज को जाति के आधार पर विभाजित नहीं करना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव के मामले में सुनवाई के दौरान कहा, ये टिप्पणी तब आई जब पक्षकारों के चिंता व्यक्त की अगर स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण की 50% की सीमा पर जोर दिया गया तो इससे अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी के प्रतिनिधित्व से वंचित होने की संभावना है। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा कि चूंकि महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में आदिवासी आबादी काफी अधिक है, ऐसे में SC/ST आरक्षण की 50% हो जाएगा और ओबीसी के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनावों में ओबीसी रिजर्वेशन पर सुनवाई हुई। महाराष्ट्र चुनाव आयोग को राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण नीति पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने या उसकी गलत व्याख्याएं करने के लिए फटकार लगाई। सीजेआई ने कहा कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण 50% सीमा से अधिक नहीं हो सकता है और अगली सुनवाई तक नामांकन फाइलिंग नहीं होंगी। पिछली सुनवाई से जस्टिस कांत ने बढ़े हुए कोर्ट को सही ठहराने के लिए उपयोग की जाने वाली बंथिया आयोग की रिपोर्ट की वैधता पर सवाल उठाया था। फिलहाल महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग 28 नवंबर को होने वाली सुनवाई से पहले जातियों को मिले आरक्षण की सूची कोर्ट को प्रस्तुत करेगा, जिसके बाद कोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा। जो पेटिशनर थे उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने 50% की मर्यादा का ब्रीच किया है, तो उसी इसमें कोर्ट ने पूछा कि वहाँ पे ओबीसी का पॉपुलेशन, SC/ST का पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन कितना है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि आप इसमें सविस्तर आप एक सूक्ष्म अभ्यास करके एक रिपोर्ट करो। उसमें ओबीसी की बाजू हमारे तरफ से सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह इन्होंने किया कि भाटिया कमीशन अगर आप अप्लाई करोगे तो भाटिया कमीशन ने हमारा 50% का से ज़्यादा जगह कम दिखा है, पॉपुलेशन कम दिखा है, इससे ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन वॉश आउट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर ट्रायल कोर्ट ने केस खारिज कर दिया हो तब भी अपीलेट कोर्ट अंतरिम राहत दे सकता है। जस्टिस JB पारदीवाला और KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि ओरिजिनल केस खारिज हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि पेंडिंग अपील में अपीलेट कोर्ट मांगी गई सही राहत नहीं दे सकता। मामले में अपीलकर्ता ने धोखाधड़ी के आरोपों पर सहमति डिक्री को चुनौती देते हुए 2 सिविल केस दायर किए। एक केस मंजूर हो गया जबकि दूसरा खारिज कर दिया गया। इसके बाद अपीलकर्ता ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहली अपील दायर की और केस वाली प्रॉपर्टी पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक अंतरिम आदेश मांगा। पहली अपीलेट कोर्ट ने ये करते हुए माना
मना कर दिया। चूंकि केस खारिज हो गया, इसलिए लागू करने के लिए कोई डिक्री नहीं थी। गुजरात हाई कोर्ट ने इस विचार की पुष्टि करते हुए कहा कि जिस वादी ने ट्रायल कोर्ट में पहले ही केस हार दिया हो, उसके पक्ष में कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि अपीलेट कोर्ट के पास अपूरणीय नुकसान को रोकने और अपील के फाइनल निपटारे तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए सही अंतरिम राहत देने की पूरी पावर है। कोर्ट ने कहा कि अपील को ओरिजिनल केस का ही एक हिस्सा माना जाता है और अपीलेट कोर्ट के पास अपूरणीय नुकसान को रोकने और अपील के फाइनल निपटारे तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए सही अंतरिम राहत देने की पूरी पावर है। कोर्ट ने आगे कहा कि अचल संपत्ति से जुड़े केस में अगर मांगी गई राहत नहीं दी जाती और पीड़ित पार्टी अपील विशेष प्रदर्शन करती है, तो अपीलेट कोर्ट के सामने यथास्थिति बनाए रखने के लिए दायर की गई एप्लीकेशन को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि विशेष प्रदर्शन का केस खारिज हो गया था। कोर्ट ने ऑर्डर XLI रूल 5 CPC के बारे में कहा कि ये तभी लागू होता है जब कोई डिक्री लागू की जा रही हो और अपीलियर स्टेज पर स्टे मांगा जा रहा हो। चूंकि अपीलकर्ता का सूट खारिज कर दिया गया था, इसलिए कोई डिक्री पास नहीं की गई थी जिसके लिए ऑर्डर 41 रूल 5 CPC लागू करने की जरूरत पड़े। इस फैसले से ये स्पष्ट होता है कि अपीलेट कोर्ट के पास अंतरिम राहत देने की शक्ति है। भले ही ट्रायल कोर्ट ने केस खारिज कर दिया हो, ये फैसला उन मामलों में महत्वपूर्ण है जहां अपीलकर्ता को अपूरणीय नुकसान हो सकता है अगर अंतरिम राहत नहीं दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि याचिकाओं और दस्तावेजों में रंगीन तस्वीरें अनिवार्य होंगी। कोर्ट ने कहा है कि अगर तस्वीरें काले और सफेद रंग में होंगी तो रजिस्ट्री मामले को सूचीबद्ध करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगी। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस SVN भट्टी और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने यह निर्देश एक संपत्ति विवाद मामले में पारित किया। कोर्ट ने कहा कि हर सेट की तस्वीरों में दूरी के आयाम और एक संकल्पनात्मक योजना होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह काले और सफेद रंग की तस्वीरों वाले मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए आगे न बढ़ें। सभी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को निर्देश दिया जाता है कि जब तक उचित रंगीन तस्वीरें दूरी के आयाम और संकल्पनात्मक योजना के साथ नहीं होंगी, तब तक ऐसे किसी भी सामग्री को रिकॉर्ड पर नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि अगर तस्वीरें ईमेल या फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से दाखिल की जाती हैं, तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को रंगीन तस्वीरों की हार्ड कॉपी भी जमा करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि हर खराब रिश्ते को बलात्कार में नहीं बदला जा सकता। कोर्ट ने कहा कि बलात्कार के आरोप को केवल तभी माना जा सकता है जब इसमें वास्तविक यौन हिंसा, जबरदस्ती या सहमति की अनुपस्थिति हो। कोर्ट ने एक मामले में एक वकील के खिलाफ बलात्कार का मामला रद्द करते हुए कहा कि महिला ने स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बनाए थे और बाद में रिश्ता खराब होने पर बलात्कार का आरोप लगाया। जस्टिस BV नागरत्ना और R महादेव की पीठ ने कहा कि जब एक महिला किसी पुरुष के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाती है तो इसे बाद में बलात्कार नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने का आरोप केवल तभी माना जा सकता है जब ये साबित हो कि वादा झूठा था और पुरुष की नीयत खराब थी। कोर्ट ने कहा कि समाज में शादी का महत्व बहुत अधिक है और महिलाएं अक्सर शादी के वादे पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमत होती हैं, लेकिन अगर वादा झूठा साबित होता है तो सहमति को गलत साबित किया जा सकता है। इस मामले में कोर्ट ने पाया कि महिला ने स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बनाए थे और बाद में शादी से इनकार करने पर बलात्कार का आरोप लगाया। कोर्ट ने कहा कि ये मामला बलात्कार के आरोप के लिए पर्याप्त नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने एक जिला जज की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने अपने पूर्व व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी के खिलाफ बदला लेने के आरोप में जांच का सामना करने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि जिला जज ने अपने पद का दुरुपयोग करके बदला लेने की कोशिश की और ये उनके खिलाफ जांच का पर्याप्त आधार है। मामले के अनुसार जिला जज ने अपने पीएसओ और उसके परिवार के खिलाफ कई कार्रवाई की, जिसमें एफआईआर दर्ज करना और पीएसओ को जिले से बाहर करने का आदेश देना शामिल था। हाई कोर्ट ने इन आदेशों को रद्द कर दिया था और जांच के आदेश दिए थे। जिला जज के वकील ने दलील दी कि जांच के आदेश जज के खिलाफ साजिश का हिस्सा हैं और इससे जजों के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि जज ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और जांच का सामना करना होगा। कोर्ट ने कहा, हमें आश्चर्य है कि जिला जज को निलंबित क्यों नहीं किया गया है। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके बदला लेने की कोशिश की है, जो कि कर्तव्य का घोर उल्लंघन है। अदालत ने आगे कहा कि जज को अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और बदला लेने के लिए अपने पद का उपयोग नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने जिला जज की याचिका खारिज कर दी और जांच को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजों के खिलाफ जांच के महत्व पर जोर दिया और कहा कि जजों को अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर किसी मामले में अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया गया है तो उसके खिलाफ रिवीजन मेंटेनेबल नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में रिट जुरिडिक्शन में चुनौती दी जा सकती है। मामले के तथ्यों के अनुसार एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति के लिए कई वसीयतें लिखी थी। बाद में वसीयत करने वाले की मृत्यु हो गई और संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर विवाद हो गया। इस मामले में एक पक्ष ने सब डिविजनल ऑफिसर के समक्ष अंतरिम रोक के लिए एक एप्लीकेशन दायर की, जिस पर सुनवाई के बाद सब डिविजनल ऑफिसर ने एक अंतरिम आदेश पारित किया। हालांकि दूसरे पक्ष ने इस आदेश के खिलाफ रिवीजन दायर किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया और अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ने रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि अंतरिम आदेश के खिलाफ रिवीजन मेंटेनेबल नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे आदेश के खिलाफ चुनौती देनी है तो ये रिट याचिका के माध्यम से की जा सकती है। इस मामले में कोर्ट ने रिवीजन कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया क्योंकि इसमें कोई कारण नहीं बताया गया था। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि मजिस्ट्रेट की शक्तियां क्या होती हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तरह कानूनी पावर्स होती है, जिनके थ्रू वो केसेस सुन सकते हैं, ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं और अपनी जुरिस्डिक्शन के हिसाब से फाइनल जजमेंट भी दे सकते हैं। जेएमएफसी मैक्सिमम 3 साल की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, तब जबकि सीजेएम 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। सेक्शन 210 ऑफ बीएनएसएस सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी के बराबर है। मजिस्ट्रेट किसी केस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं, किसी कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट या किसी भी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कॉग्निजेंस लेने से पहले मजिस्ट्रेट सेक्शन 175 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस के अंडर पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं और कॉग्निजेंस के बाद वो सेक्शन 223 बीएनएसएस के अंडर इंक्वायरी या लिमिट इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन भी दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट कंप्लेंट को डिसमिस कर सकते हैं, एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकते हैं, चार्जेस फ्रेम कर सकते हैं और समरी ट्रायल कंडक्ट करा सकते हैं और फाइनल जजमेंट भी पास कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के अंडर मजिस्ट्रेट केसेस को ट्रांसफर या विड्रॉ कर सकते हैं। सेक्शन 451 ऑफ बीएनएसएस प्रॉपर्टी का डिस्पोजल या रिटर्न का ऑर्डर दे सकते हैं। सेक्शन 451
एंड सेक्शन 456 और कुछ सिचुएशंस में अपील डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फॉलो अस फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स। फिलहाल कोर्ट्स राउंड अप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.